हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए और अपने माँ बाप का, अपना और अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss on Marxian theory of economic development. कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे अपन। कार्ल मार्क्स 1867 to 1894 modify the classical picture once again for modern growth theory. Marx's achievement was critical because he not only provided through his famous reproduction scheme, but he did so in a multi-sectoral contest, and in the process contributed critical ingredients such as the concept of steady state, growth equilibrium. He explained how a particular capitalistic economic system function. तो जो कार्ल मार्क्स का आधुनिक विकास सिद्धांत के लिए कार्ल मार्क्स की जो उपलब्धियां थी वो इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने न केवल प्रसिद्ध उनकी प्रसिद्ध वो थी रिप्रोडक्शन स्कीम थी, तो उसके माध्यम से प्रदान किया, बल्कि उन्होंने एक बहु क्षेत्रीय संदर्भ में ऐसा किया, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा किया, केवल रिप्रोडक्शन के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि और भी जो एरियाज है उनमें भी ऐसा उन्होंने काम किया है। और उन्होंने इस प्रक्रिया में बताया है कि जो कंट्रीब्यूशन, जो प्रोसेस है कंट्रीब्यूटेड होती है क्रिटिकल, जो महत्वपूर्ण जो क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो इस अवधारणा के विकास, जो डेवलपमेंट ग्रोथ इक्विलिब्रियम है उसकी विकास संतुलन को बताते हैं। स्थिर विकास संतुलन को हमें जो क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस तरीके से डेवलपमेंट बेस है। और उन्होंने बताया कि एक जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सिस्टम है वो कैसे फंक्शन का होते हैं, उसके कैसे रन करती है, ये सब उन्होंने इसमें डिस्कस किया। Marx theory differed from the earlier classical economics in many way. जो मार्क्स का जो ये क्लासिकल जो थ्योरी है अपने इकोनॉमिक्स के जो अनेक जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनके जो रास्ते थे उनसे थोड़ा अलग है, ये डिफरेंट है। फर्स्टली, अनलाइक स्मिथ और रिकार्डो, मार्क्स डिड नॉट बिलीव दैट लेबर सप्लाई वाज एंडोजेनियस टू द वेज। स्मिथ और रिकार्डो के विपरीत मार्क्स ये नहीं मानते थे कि जो श्रम की आपूर्ति मजदूरी के लिए अंतर्जात होती है। मतलब इन्होंने जो कहा कि रिकार्डो और जो अपने एडम स्मिथ थे वो कहते हैं कि जो सप्लाई है लेबर की वेजेस के बेस पर होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये इन्होंने जो कार्ल मार्क्स ने इसको चेंज किया, और कार्ल मार्क्स ने जब इसको चेंज कर दिया तो उन्होंने कहा इनकी बातों को नहीं माना। उन्होंने इसको जो कहते हैं कि जो लेबर सप्लाई है वो वेज के थ्रू नहीं होती है। एज ए रिजल्ट मार्क्स हैड वेज डिटरमाइंड नॉट बाय नेसेसिटीज और नेचुरल कल्चरल फैक्टर बट रेदर बाय बार्गेनिंग बिटवीन कैपिटलिस्टिक एंड वर्कर। जब इन्होंने इस बात को नहीं माना तो कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो मजदूरी होती है, मजदूरी की जो निर्धारण होता है वो केवल कार्ल मार्क्स ने जो बताया कि वो डिटरमाइन नहीं होती है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग। जो फैक्टर है कल्चरल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं होती है, बल्कि वो डिटरमाइन होती है कैपिटलिस्टिक और जो वर्कर्स है उनके बीच में आपस में बार्गेनिंग के थ्रू डिटरमाइन होती है वेजेस। This process, however, was
considered to be influenced by the amount of unemployed laborers in the economy, the reserve army of labor, as he put it. Marx also argued profit as the determinants of saving and capital accumulation. लेकिन जो इन्होंने बताया है कि जो इकोनॉमिक्स और जो कैपिटलिस्टिक है और जो वर्कर है उनके बीच में जो बार्गेनिंग के थ्रू जो वेजेज निर्धारित होती है तो इन्फ्लुएंस होती है अनएम्प्लॉयड लेबर के थ्रू, जो इन्फ्लुएंस को प्रभावित करती है जो अनएम्प्लॉयड लेबर है हमारी इकोनॉमी में उसको वो प्रभावित करती है इसको कि कैपिटलिस्टिक और वर्कर के बीच में बार्गेनिंग के थ्रू जो वेजेज का डिटर्मिनेशन होता है उसको जो अनएम्प्लॉयड जो वर्कर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं उसके ऊपर, जो उनके ऊपर उनको काम नहीं मिला है तो वो ऐसी कंडीशन में होते नहीं है कि बार्गेनिंग कर सके। जिनको काम मिल रहा है वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा वो बार्गेनिंग कैसे करेंगे बताओ आप लोग। तो उन्होंने कहा है कि ये कैपिटल और कैपिटलिस्टिक और वर्कर के बीच में जो वेजेज डिटरमिनेंस होता है उसको अनएम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं वो इफेक्टिव करते हैं। तो ये हमने तो बात की कार्ल मार्क्स के जो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि जो क्लासिकल थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लाइक द क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मार्क्स बिलीव देयर वाज ए डिक्लाइनिंग रेट ऑफ प्रॉफिट ओवर द लॉन्ग टर्म। The long-term tendency for the rate of profit to decline is brought about not by composition increasing wages as in Smith, nor by the diminishing marginal productivity of land as in Ricardo, but rather by the rising organic composition of capital. जो कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो उनकी ऑर्गेनिक कंपोजिशन होता है कैपिटल का वो कैपिटल और सरप्लस वैल्यू में, तो कहते हैं कार्ल मार्क्स बिलीव करते थे कि जो डिक्लाइनिंग रेट है प्रॉफिट की वो लॉन्ग टर्म में डिक्लाइनिंग रेट होती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में गिरता हुआ रहता है। लेकिन जो कंपटीशन जब बढ़ जाता है मज़दूरों के बीच में स्मिथ में तो बढ़ती मजदूरी के रूप में न तो गिरावट के लिए लाभ की दर में गिरावट आती है, नई भूमि की मामूली उत्पादकता के बजाय बल्कि पूंजी की बढ़ती जैविकता के द्वारा डिसाइड होता है। बताऊं कैसे? देखो, जब ये जो अपने कंपटीशन होता है, इंक्रीज कंपटीशन वेजेस के लिए, तो ये डिक्लाइन नहीं होती है इसके बेसिस पर, ये बल्कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और लैंड और लॉन्ग टर्म टेंडेंसी में जो रेट ऑफ प्रॉफिट होती है वो डिक्लाइन होती है, क्योंकि जो कंपटीशन हो जाता है इंक्रीजिंग वेजेज में, जो इंक्रीज हो रही है तो कंपटीशन बढ़ने लग जाता है। इस वजह से ये जो प्रॉफिट की जो रेट होती है वो गिरने लग जाती है, न कि मार्जिनल प्रोडक्टिव और लैंड की वजह से गिरती है, और ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल इनकी वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के ऊपर बात की। Marx defined the organic composition of capital as the ratio of what he called constant capital to variable capital। जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को उन्होंने डिफाइन किया कि जो अपने पास चर पूंजी की निरंतर पूंजी है, जो देखो उन्होंने जो कांस्टेंट कैपिटल टू वेरिएबल कैपिटल, जो वेरिएबल कैपिटल है कांस्टेंट कैपिटल है, उसके ऊपर जो वेरिएबल कैपिटल है उसको कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का एक स्थिर पूंजी और एक वेरिएबल पूंजी है, दोनों को जब मिला देंगे तो कंपोजिशन ऑफ कैपिटल होगा। वो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की बात करें, उन्होंने डिफाइन किया कि जो कांस्टेंट कैपिटल है और वेरिएबल कैपिटल है, इन दोनों को जो रेशियो होता है, ठीक है, तो उसे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का है मार्क्स ने। It is important to realize that constant capital is not what we today call fixed capital, जिसे जो अपन बात कर रहे हैं
कि जो कांस्टेंट कैपिटल है जो आज स्थिर है, ज़रूरी नहीं है वो बट रेदर कैलकुलेटिंग कैपिटल सच एज रॉ मटेरियल। जो अपनी जो वेरिएबल कांस्टेंट कैपिटल है वो फिक्स वो नहीं है कि जो रॉ मटेरियल के लिए जो कैपिटल चाहिए वो कैपिटल नहीं है, जो कि जो वो कैपिटल है जो फिक्स है, एकदम फिक्स कैपिटल रहती है, वो है वो मार्क्स वेरिएबल कैपिटल डिफाइन एज एडवांस टू लेबर। और जो फिक्स रेट जो अपन जो बोलते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल वो है कि जो कांस्टेंट कैपिटल वो है जो आज फिक्स है, फिक्स रहेगी, हम आज फिक्स है कल भी फिक्स रहेगी, वो हमारी कांस्टेंट कैपिटल है। और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल कैपिटल इज डिफाइन एज एडवांसेज ऑफ लेबर, टोटल वेजेज पेमेंट और हेरिस्टिकली। तो टोटल जो वेजेज में परिवर्तन होता है उसको जो परिवर्तनशील पूंजी वेरिएबल कैपिटल बोला है कि वेजेज में भुगतान जो करते हैं अपन आज नहीं तो कल पेमेंट करना, उस ऐसे थोड़ी वो चेंजेज होते रहते हैं। V equal to WL, where W is wages and L is labor employed. Thus, according to Marx, total value of output is Y equal to C plus V plus S. जो BWL बताया तो where wages is BW is wages and L is labor employed. और ये जो उन्होंने कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आउटपुट का जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट बताई है वो है Y equal to C plus V plus S, where Y is output, C is constant capital, B is variable capital and S surplus value। टोटल आउटपुट की जो वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर दीजिए, कांस्टेंट कैपिटल को और वेरिएबल कैपिटल को, और उसमें सरप्लस को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। द रेट ऑफ प्रॉफिट मार्क्स क्लेम इज डिफाइन एज आर इक्वल टू, जो प्रॉफिट की रेट है, रेट ऑफ प्रॉफिट है, कैसे है, आर इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय वी प्लस सी, where R is the rate of profit, S is the surplus and V plus C are the total advance constant or variable surplus, S is the amount of total output proceed above total advance। जो सरप्लस की रेट ऑफ प्रॉफिट है, हमारा जो सरप्लस है वो क्या रहेगा, अगर जो हमारे प्रॉफिट में रेट ऑफ प्रॉफिट में अगर हम रेट ऑफ प्रॉफिट निकालनी है हमें तो हमारा जो सरप्लस है उसको हम जो हमारी वेरिएबल कैपिटल है और कांस्टेंट कैपिटल दोनों को मिला करके उसमें भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे सरप्लस को, तो हमारी रेट ऑफ प्रॉफिट निकल के आएगी। ठीक है, और मैं बात करूँ अब एस इक्वल टू वाई माइनस बी प्लस सी, सरप्लस क्या होगा फिर हमारा, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट थी उसमें से अगर वेरिएबल कैपिटल और कांस्टेंट कैपिटल को लेस कर दिया जाएगा तो हमारा सरप्लस निकल के आ जाएगा। वेयर वाइज टोटल आउटपुट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट फॉर मार्क्स ओनली लेबर प्रोड्यूस सरप्लस वैल्यू, दिस वांट टू बिकम ए स्कोर पॉइंट ऑफ डिबेट बिटवीन द न्यू रिकॉर्डियंस लाइक सर्राफ, Pessinenti and Gargani and the neo-Marxian like Barwin, Swigi, Mendel, Amin, Frank, Levin, Previs and Furtado. Later years, Marx called the ratio of surplus of variable capital S divided by V the exploitation rate surplus produced for every dollar spent on labor। बाद में जो इन्होंने रेशियो ऑफ सरप्लस टू वेरिएबल्स के उसको डिसाइड किया कि सरप्लस डिवाइडेड बाय जो वेरिएबल है वो उसको अपन वेरिएबल कैपिटल उससे डिवाइड किया, तो इससे कहेंगे अपन एक्सप्लोटेशन रेट कि एक्सप्लोटेशन मैं अगर फॉर्मूला बोलूँ कि एक्सप्लोटेशन रेट क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय वेरिएबल कैपिटल, तो एक्सप्लोटेशन रेट क्या है, सरप्लस प्रोड्यूस फॉर एवरी डॉलर स्पेंड ऑन लेबर, केवल सरप्लस जो होगा अपना वो लेबर के ऊपर कितना खर्च किया है हमने, वो मतलब वेरिएबल कैपिटल के बीच में सरप्लस और वेरिएबल कैपिटल जो आपस में रिलेशन होगा उसको शो करेगा, हमारी वो एक्सप्लोटेशन रेट को शो करेगा। मार्क्स रेफर टू द रेशियो ऑफ कांस्टेंट टू वेरिएबल कैपिटल
capital C divided by B as the organic composition of capital. C means constant capital और V बोले तो variable capital as the organic composition of capital, which can be viewed as a sort of capital labor ratio. तो कैपिटल लेबर रेशियो कह सकते हैं शॉर्ट में उसको. सी अगर मैं कांस्टेंट जो कैपिटल है उसको डिवाइड कर दूँ मैं वेरिएबल कैपिटल से, तो उससे हम कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कहेंगे. और सॉर्ट ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो में उसको कहेंगे कैपिटल लेबर रेशियो. नोटिस दैट डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator of R by B we obtain R equal to S divided by multiply B divided by B plus C. So the rate of profit can be expressed as a positive function of the exploitation rate and a negative function of the organic composition of capital. तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्या आएगी इन्होंने, अगर इन दोनों की बात करें तो हमारा जो पॉजिटिव फंक्शन था एक्सप्लॉइटेशन रेट का S डिवाइडेड बाई V, और नेगेटिव फंक्शन था हमारा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का C डिवाइडेड बाई V. तो ये बात होगी अपने ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सरप्लस वैल्यू की. ओके बच्चों, तो हमने आज डिस्कस किया कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसके कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू के ऊपर डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे.